नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। 2 दिन से एक नाम आप खूब सुन रहे होंगे, नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। इन्हें अक्सर विवादित बयान देने के लिए जाना जाता है, जहरीले बयान देने के लिए जाना जाता है। इनका कहना है कि ये दौर तुम्हारा है, हमारा भी एक दौर आएगा। करबला का मैदान अभी बाकी है। हिंदुओं को कुत्ता तक कहकर ये जो है मुफ्ती साहब संबोधित कर चुके हैं। अक्सर जब भी ये तकरीरें देते हैं तो इनकी तकरीरें ज्यादातर समाज को ज्ञान देने की बजाय हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाली तकरीरें ज्यादा होती हैं। 2 दिन से यह नाम सुर्खियों में है और क्यों सुर्खियों में है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है पीर हजरत सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। जो ये मुफ्ती साहब हैं सलमान अजहरी, इन्होंने जो बयान दिया है, शबनम एक बार वो बताइएगा इन्होंने क्या कुछ कहा है और कितने भड़काऊ तरीके से कहा है। मुफ्ती सलमान ने बयान देते हुए साफ शब्दों में मोदी सरकार को टारगेट किया है और टारगेट करते हुए कहा है कि ये भी तुम्हारा दौर है और हमारा दौर आएगा। इस दौर को उन्होंने कुत्ते से तुलना कर डाली है, जिस पर काफी बवाल छिड़ चुका है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन्हें गिरफ्तार कर गुजरात भी एटीएस लेकर जा चुकी है। खैर, ऐसे में अब सवाल यही है कि इस तरह के मौलाना भड़काऊ बयान देकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। कौसर साहब, इस तरीके की जो बयानबाजी है सरकार के खिलाफ लगातार, हिंदुओं के खिलाफ लगातार, आखिर ये संदेश क्या देना चाहते हैं? आपने शायद पहली बार इसको सुना होगा, इसलिए आपको इतना अचंभा हो रहा है। मैं पिछले कई सालों से इस व्यक्ति के इस अनर्गल और ऊटपटांग बयानों को सुनता चला आ रहा हूं। इसमें तो इसने बहुत ही कम कहा है तो आपको इतना नागवार गुजरा है। इसके पूर्ववर्ती बयान अगर आप देख लें तो जिस प्रकार से ये बयान देता है वो भारत के खिलाफ अघोषित रूप से युद्ध करने वाले इसके बयान कहते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके पुराने वीडियोस को देखें। 2022 में इसने कानपुर में आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया था और बहुत से बयान हैं। ये कोई इसका नया बयान नहीं है, ये लगातार घूम घूम करके इस प्रकार के बयान दे करके भारत में नफरती माहौल तैयार कर रहा है और भारत के की जो है सामाजिक जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने का लगातार कई सालों से काम कर रहा है। जी कौसर साहब, आपने अभी हाल फिलहाल में उनके बयान को पाकिस्तान से भी जोड़ दिया। आपने कहा है कि वो इस तरीके के बयान पाकिस्तान की सह पर देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो तहरीक लब्बैक है, आपने बताया भी है अपनी वीडियो में, तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान का संगठन है उसका ये प्रमुख है यहाँ हिंदुस्तान में। इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा एक बार। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मुल्ला आसिफ अशरफ दलाली है, आप उसमें कोई ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाकर के अगर आप उसको देखेंगे, बिल्कुल वही पैटर्न, बिल्कुल वही तरीका, बिल्कुल वही मुद्दे, बिल्कुल वही भाषा, हर चीज में को बिल्कुल समानांतर तरीके से उसने भारत में परोसने का काम किया है। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि भारत में कई प्रकार के मुसलमान हैं, जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, सूफी भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, सलाफी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। इनमें हजारों की तादाद में मौलाना होंगे, स्कॉलर होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा मौलाना नहीं है, कोई भी ऐसा स्कॉलर नहीं है जो गज़वे हिंद नामक जो है एजेंडे की बात करता हो, सिवाय सलमान अजहरी के। यही वो व्यक्ति है जो हूबहू तरीके से पाकिस्तानी पैटर्न पर की बातें करता है, उसी तरीके का नफरती माहौल भारत में तैयार करता है। कौसर साहब, इसी बात पर मैं कहना चाहूंगी कि वारिस पठान है एआईएम के प्रवक्ता, उन्होंने तो उनका सपोर्ट किया है, बोला है कि उन्होंने ऐसा कोई भड़काऊ बयान दिया ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो देश के खिलाफ इस तरीके के बयान देकर लोगों को भड़का रहे हैं? देखिए, अगर भड़काऊ बयान ना होता तो धारा 153 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। प्रथम दृष्टिया अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि मतलब जो है वो कुछ ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट है तो वो तो दर्ज होगा ही। दूसरी बात यह है कि आप एक धर्म गुरु अगर कहते हैं आपको अपने आप को, तो आप वहां पे जलसा करने गए थे, धर्म का प्रचार करने गए थे, तो आपको बताना चाहिए था कि इस्लाम में ये अच्छाई है,
इस्लाम ये बताता है और ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आप ये राजनीतिक बयान क्यों दे रहे थे, क्यों इस तरीके की बात कर रहे थे। और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मैं पूरी बात करूं, उसमें इंटरप्ट न करें प्लीज। देखिए, जब ये देश का निर्माण, ये देश तो सदियों से है और सनातन काल से ये देश है, लेकिन जब इस देश का को आजादी मिल रही थी और विभाजन हो रहा था, तो विभाजन किस आधार पर किया गया था सारा विश्व जानता है इस बात को, कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया गया था। जिसको धार्मिक स्वतंत्रता, जिसको खतरा था कि हम भारत में रह करके इस्लामी रस्म और रिवाज को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो पाकिस्तान बना करके पाकिस्तान चले गए। बाकी जो यहाँ मुसलमान बचे, तो अब यही हुआ ना कि जो एक दूसरा हिस्सा बनेगा वो हिंदुओं का बनेगा। लेकिन इस देश के हिंदुओं ने अपने देश को इस्लामिक तर्ज का नहीं बनाया, तालिबानी तर्ज का नहीं बनाया, एक सेकुलर हिंदुस्तान बनाया। जो यहाँ के हिंदुस्तान में बाकी मुसलमान रह गए थे, जो पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा है, उनको अपने खुले मन से, खुले दिल से अपने गले से लगाया, और गले से लगाने के बाद इस देश में संविधान का शासन अपनाया गया। आज कुर्सी पर, तख्त पर कोई भी बैठा हो, उसकी नीतियां कोई भी हो, लेकिन दरअसल शासन तो हमारे संविधान का ही है। तो इस व्यक्ति ने किसी सरकार को गाली नहीं दी है, किसी सरकार के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, हमारे देश के संविधान के खिलाफ किया है। हमारे देश के जो नीति निर्माण करता थे, हमारे देश के लिए जिन्होंने जाने दी थी, ये उनका अपमान किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कौसर साहब, ये बताइए कि जिस तरह पीएफआई भी गजवा हिंद की बात करता था, ये भी गजवा हिंद की बात करते हैं, क्या ऐसा आज के मौजूदा हालत में संभव है कि जो पाकिस्तान भी गजवा हिंद की बात करता है, लब्बैक जो है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में जब इसने चुनाव लड़ा 2018 में, तभी 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसका नारा था गजवा हिंद। पाकिस्तान वाले कहते हैं गजवा हिंद, और ये जो सलमान अजहरी ये भी कहते हैं गजवा हिंद। क्या गजवा हिंद कर सकते हैं कि कोई परिस्थिति ऐसी है जिस परिस्थिति में गजवा हिंद किया जा सके? देखिए, ये गजवा हिंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश में कुछ स्थानों पर छोटा मोटा बलवा कर सकते हैं। बस इनकी इतनी हैसियत है, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि आज भी अगर आप राजनीतिक आंकड़ों को देखें, तो हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, उसमें जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो अधिकतम अगर कोई विधायक बना पाती है तो 7 विधायक बना पाती है, या 3 या 4 सांसद बना पाती हैं। तो आप इससे जान सकते हैं कि देश का जो अधिसंख्य मुसलमान है, चाहे भले वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देता हो, लेकिन वो मुस्लिम लीडरशिप को भी कबूल नहीं करता है। तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ अपने आप को सरवाइव करने के लिए और अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए और विदेशी फंडिंग के तहत और अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा काम करते हैं। और इनका भी वही हश्र होगा जैसा सिमी का हुआ था, जैसा पीएफआई का हुआ, और जैसा कि और इंडियन मुजाहिदीन जैसे लोगों का हुआ, वैसे इनका हश्र होगा। देखिए, जो है कौसर साहब, जो हिंदुस्तान की सियासत है, अभी आपने लीडरशिप की बात की, अगर मैं राजनीति के लिहाज से बात करूं तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहती, बीजेपी कहती है कि मुस्लिमों का वोट हमें नहीं मिलेगा, तो हम जो है मुसलमानों को टिकट दें क्यों। तो फिर जो है योजनाओं का जो लाभ है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिलता है। उसके बावजूद भी क्या चुनाव से पहले यह तय हो जाता है कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा? देखिए, जहां तक ये जो प्रश्न है कि कौन टिकट देता है कौन टिकट नहीं देता है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन सरकार जो भी चुनकर के आती है वो संविधान के अनुरूप काम करती है और नागरिकों को सुविधाएं देने का काम करती है। हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक के रूप में हमको भारत का संविधान हमको बराबर अधिकार देता है, और कोई भी सरकार चुनकर के आए उसको ये देने पे विवश होना पड़ता है, क्योंकि भारत में संविधान का शासन है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं। तो क्या अब ये जो वहाबी विचारधारा है मुस्लिम समाज के अंदर, इससे अब बहुत सख्ती के साथ जरूरत आन पड़ी है कि इसे सूफी विचारधारा से जोड़ दिया जाए या सूफी विचारधारा की तरफ जो इसको धकेला जाए? क्योंकि जिस तरह का जो है कौसर साहब हमने देखा मुंबई में, जिस तरीके का बवाल हुआ गिरफ्तारी के बाद, अजहरी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके का बवाल हुआ और पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर वो जो है जो लोग थे वो तितर बितर हुए, वो अपने घरों को गए।
निश्चित रूप से समाज में एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक सुधार की जरूरत है कि वो विचारधारा जो देश को नुकसान पहुंचाती है, समाज को नुकसान पहुंचाती है, उस पर अंकुश लगाया जाए। मैं ये नहीं कहता है कि सारे वहां भी गलत हैं या सारे मतलब जो है ये कोई भी पर्टिकुलर ये कोई गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी विचारधारा है उस विचारधारा में सुधार होना चाहिए। और हमको वही हिंदुस्तान चाहिए जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ये कहते हैं कि सरग नखत तन रोवा तेते बिजना के मारा गए जेते। तो हमको वही विचारधारा चाहिए जो कबीर की विचारधारा है, जो जायसी की विचारधारा है, जो रसखान की विचारधारा है, जो रहीम की विचारधारा है। उसी विचारधारा से ये देश उन्नति कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इसी के साथ ओवैसी साहब की पार्टी उनका पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है। क्या इसके पीछे एक राजनीतिक खेल है? क्या इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, खासतौर से जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, मैं उनसे उनका नाम लेने से वारिस बचता हूं। पठान ऑन जी तो कैमरा खुद मैं उनसे इस बात मिलने को के कह लिए रहा हूं। थाने तक पहुंच गए थे। जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं इन लोगों का नाम लेने से बचता हूं, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीति है वो घूम फिर करके इसी जगह पर आती है कि जिससे ये मुसलमानों के जज्बातों को उभार करके अपने वोट बैंक को साध सके। बस इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बल्कि न कल इनका कोई जनाधार था मुस्लिम समाज के बीच में, आम मुस्लिम समाज के बीच में, और न आज इनका जनाधार है। आप इस चीज से खुद महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर गलत किया, चाहे अपने आप को वो धर्म अधिकारी क्यों ना कहता हो, लेकिन आपको सूफी खानका एसोसिएशन इनके खिलाफ जो है बिल्कुल तन के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौसर साहब, शशि थरूर के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि इस्लाम जो है उसकी जड़ में ही कट्टरता है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, मैंने वो पहली बात तो उस पुस्तक को पढ़ा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये उनका अपना विचार हो सकता है कि इस्लाम की जड़ में कट्टरता है। इस्लाम की जड़ की मैं आपको बात बताऊं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर उस शख्स का सम्मान करते थे, चाहे भले ही वो आपने एक मशहूर वाकया सुना होगा कि एक बूढ़ी महिला उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी, तो बराबर फेंकती थी। एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंका गया तो आपने पूछा कि क्या बात है, हमारे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो पता चला कि वो स्त्री बीमार है, तो आप उसको देखने के लिए पहुंचे। तो इससे ये जाहिर होता है कि अपने शत्रुओं के साथ भी मतलब जो है वो सहृदयता दिखाना ये इस्लाम सिखाता है। तो जिस तरीके से आपने बताया, इस्लाम बड़ा सहजता सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, लेकिन जो अजहरी जैसे लोग बयान देते हैं और उन बयानों के बाद जो भीड़, उन्मादी भीड़ जो अपना तांडव दिखाती है, वो आखिर क्या सोच क्या है, वो मानसिकता क्या है, एक बार इस पर भी प्रकाश डालिएगा। क्या वो हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? और देखिए, निश्चित तौर से ये विचारधारा उसकी इतनी खतरनाक है। आपको मालूम होना चाहिए कि सलमान अजहरी के फोर फादर्स जो थे ये केरल के रहने वाले थे। कई मतलब जो है इनकी 2-3 पीढ़ी पहले ये लोग कर्नाटक के हुबली में आकर के रहने लगे। ये कर्नाटक के हुबली में ही रहता था, और पिछले दिनों जो है वो इसने कई सालों पहले इसने इतने गंभीर बयान दिए थे कि इससे हुबली में दंगा हो गया था। तो कर्नाटक के हुबली में इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा दंगा भड़काने के मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद जो है वहां पर जब उसका पुलिस का शिकंजा कसा तो ये आके के मुंबई में रहने लगा। मुंबई में जिस मस्जिद में ये नमाज पढ़ाता था वहां पर भी कई आरोप लगाए, तो वहां की मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इसकी कट्टरता के कारण इसको वहां से निकाल दिया था। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे तत्वों को आम मुस्लिम समाज स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके का आज का राजनीतिक वातावरण है, राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है किसी भी कारणवश हो, तो कुछ लोगों को मौका मिलता है ये कहने का कि देखिए मुसलमान डर रहे हैं और मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं और मजहब का वो दिखा करके और उसका दिखा करके ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए, और आप जब इनके बयानात देखेंगे तो वो उसी प्रकार के हैं कि तुम अगर जो है नामूसे रिसालत पर अपनी जान दोगे तो तुमको सीधे जन्नत मिल जाएगी, और तुम्हारा मकसद यही है, तुम्हारा मकसद ही इस तरीके के बयानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके ये अपनी भीड़ बढ़ाते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको अस्थिर किया जाए। और ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं,
आप तो एक पत्रकार हैं, आप रिसर्च करें, रिसर्च का दायरा बहुत बड़ा है, बड़ा अनंत है। आप इसको रिसर्च करें। ये आज से नहीं है, सन 1921 में जब पहली बार भारत में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे और आज जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जब आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सन 1921 में हम जहाँ 1924 में जहाँ पर खड़े हुए थे, 2024 में भी उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। ये विचारधारा फिर उसी तरीके से फन उठाने का काम कर रही है कि देश को फिर से विभाजित किया जाए। तो कौसर साहब, मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान एक्टिव रहते हैं, युवा वर्ग बहुत ज्यादा जुड़ रहा है, जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, मुंबई में बवाल छिड़ गया, जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखे गए, तो क्या ये देश के लिए खतरा है या फिर इस तरीके की माइंड वॉश कर युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजियां होती है, भाषणबाजियां होती है और बयानात डाले जाते हैं। अब तो एक नई चीज आ गई है सामने, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके आने के बाद तो और बहुत बड़ा खतरा हो गया है कि लोग किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके बयानों को पेश करेंगे और देश का माहौल खराब होगा। तो इसके संदर्भ में जो है केवल सरकारों के बस का काम नहीं है कि उसको सुधार करे, बाकी ये हर आम व्यक्ति का जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, इंसानियत से मोहब्बत करता है, उसको चाहिए कि ऐसे तत्वों को बेनकाब करें और ऐसी विचारधारा से लड़ने का काम करें जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। कौसर साहब, ये तो बताइएगा आप कि इस विचारधारा से लड़ा कैसे जाए, लेकिन साथ ही एक बात और बताइएगा कि इस देश के जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जितनी योजनाएं चल रही हैं उनमें ज्यादातर लाभ मुस्लिमों को मिलता है। मैं अभी 3-4 दिन फील्ड में रह के आया, कई जिले मैंने कवर किए, वहां मैंने देखा कि एक एक मोहल्ले में 600, 700, 800, 1,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिमों को मिले हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं। मुफ्त अनाज की जो योजना है उसके तहत जो है अनाज मिल रहा है। जब चुनी हुई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर इस कट्टरता की आखिर जरूरत क्या है? बिल्कुल 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 सही बात है। और मैं सिर्फ चंद जुमलों में अपनी बात को कहूंगा कि किसी पार्टी के नेता से हमारा विरोध हो सकता है, किसी पार्टी के नेता की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हम अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, उस पद की गरिमा के अनुरूप ही हमको उसके अनुसार वक्तव्य देना चाहिए और उसकी बात करनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इस समय कार्य किया जा रहा है, योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है, संविधान के अनुरूप सभी वर्गों को समान रूप से उसका लाभ दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरा एक आखिरी सवाल जो है कौसर साहब, क्या ये जो चंद लोग हैं जिस तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, या फिर कहें कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जल्दी जो है पॉपुलर होने के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी जो करते हैं, 100 करोड़ जो है हिंदुओं को आप कुत्ते से जो है तुलना कर देते हैं, कुत्ता कह देते हैं, तो ये जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ही जो है एक रास्ता हो सकता है। तो ये जो है कितना जो है अब आगे क्या होगा? क्या इन चंद लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होगा? जाहिर सी बात है, कितना फर्क पड़ेगा? लोग तो उसी नजर से देखेंगे, जो जिसने अजहरी का बयान सुना होगा वो तो हर मुस्लिम को उसी नजर से देखेगा। निश्चित रूप से उसके बयान से तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसके समर्थन में भीड़ उतर आएगी उससे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज को कहना चाहता हूँ कि जब 2022 में ही उसके खिलाफ सारे तथ्य दिए गए थे, सबूत दिए गए थे कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शासन प्रशासन की भी लापरवाही है, लचर है। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन कानून व्यवस्था के नाम पर ऐसे लोगों को की बातों को इग्नोर कर देता है, जो आगे चल करके बहुत बड़ी मुद्दा बन जाते हैं। ऐसे लोगों का पहले ही के लिए कोई साजिश तो नहीं है? मे भी पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है कि चुनाव में जो है, बल्कि जो है ये तो सबसे बड़ी जो जहां तक मेरा ख्याल है, जहां मैं सोच सकता हूं कि ये गुजरात में ही ऐसा क्यों किया गया। केवल चुनाव ही नहीं कि चुनाव के समय देश का ऐसा माहौल कर दिया जाए जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो, क्योंकि गुजरात जो है वो सीमावर्ती राज्य है और वहां पे इस तरीके का माहौल क्रिएट करना और तो जाहिर तौर से इसमें कुछ ना कुछ जो है वो शंका वाली बात है ही, इसमें कोई बहुत बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है। और हमारी
राजस्थान में जब इलेक्शन थे तो कन्हैया लाल हत्याकांड सामने आया था, तो उस दौरान खानका एसोसिएशन को भी पाकिस्तान से धमकी आई थी। इस तरीके का ही मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी। भारत में भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान से साफ साफ कहा गया कि भारत को पाकिस्तान जैसा बना देंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सवाल समझ नहीं पाया। इनका कहना है कि भारत को भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक मुल्क बना देंगे। ये तो सिर्फ एक दिवा स्वप्न है, जो दिन में देखा गया सपना है, जो कभी साकार नहीं हो सकता है। उस वक्त कुछ गलतियां हो गई थी 1947 में। अब दोबारा ऐसा कोई तो सोच भी नहीं सकता। कुछ जिक्र किया कि अब खानका राजस्थान एसोसिएशन को राजस्थान चुनावों के दौरान पाकिस्तान से धमकी आई थी, जिसमें कहा गया था कि कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, तो खानका एसोसिएशन ने वो मुद्दा उठाया था, उस पर अपनी राय रखी थी। तो पाकिस्तान की तरफ से खानका एसोसिएशन को धमकी दी गई थी, तो उस पर आपने प्रतिक्रिया भी दी थी, आपने जवाब दिया था जलाली को। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपने खुद इसका जिक्र किया कि जब कन्हैया लाल का की हत्या हुई थी और इसी पैटर्न की गई थी कि जिस पैटर्न के तहत जो है वो विभाजन की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, तो उस वक्त भी विरोध किया था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चाहे जितनी जड़ें खोदने का काम करे, हम हर जगह बैठे हुए हैं उनकी घात में, उनके इशारों, उनके जो है वो विचारों को नेस्तनाबूद करने के लिए और उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और दूसरी बात कोसर साहब एक आखिरी सवाल, कल अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान, जैसे पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, तो अगर कल पाकिस्तान के साथ खुदा ना खास्ता कुछ होता है, हमारा जंग हमारी छिड़ जाती है, तो ऐसे लोग किधर से, हिंदुस्तान की तरफ से लड़ेंगे या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है देश के भीतर ही गृह युद्ध करेंगे? मैंने यही सवाल बहुत पहले सरकार से भी किया था कि ऐसे तत्व जो इस देश में पनप रहे हैं, जो पाकिस्तानी विचारधारा पर काम कर रहे हैं और जो खुलेआम जा करके, बहुत से नाम मैं आज नहीं लूंगा क्योंकि उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। आप हमारे पुराने वीडियोस देख लें, मैंने तो नाम ले करके सबको बताया कि कौन जाकर के पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ मंच शेयर करता है। खुदा न खास्ता अगर युद्ध जैसा मामला हो गया तो ये किस ओर जाएंगे, ये सोच करके ही दिल कांप जाता है। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग जो है अगर वो नफरत फैलाने की और हिंसा फैलाने की और तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, तो हम लोग भी अपने सीमित संसाधनों के जरिए देश को जोड़ने के प्रयासों में लगे हुए हैं। तो क्या मान लिया जाए पाकिस्तान का एजेंट है अजहरी? मैं स्पष्ट तो नहीं कहूंगा कि वो एजेंट है या नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो कार्य इसी प्रकार के कर रहा है कि वो पाकिस्तान का ही एजेंट है। फिलहाल एटीएस ने भी इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। कौशल साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, मैं ये एक मैसेज चाहूंगी कि इस्लाम धर्म है जो वो देश में नफरत पैदा करने के संदेश देता है या फिर प्यार मोहब्बत से रहने का संदेश देता है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद साहब, जिनका हम लोग अनुसरण करते हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है कि जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादार रहो। और उन्होंने ये भी फरमान कहा है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान से है। तो जो हमारे लिए फरमान है। और दूसरी बात ये है कि आप 1947 देख लें या 1962 देख लें या 1965 देख लें या 1971 देख लें या 1999 का कारगिल देख लें, इस देश के मुसलमानों ने हमेशा इस देश के सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है और लड़ने का काम किया है। चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे जो है वो मेजर दाऊद हो, चाहे मेजर सलमान हो। जब बात मुल्क की आई है, हिंदुस्तान की आई है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान सरहद पर अपना सीना तान करके खड़ा हो गया है और उसने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला मुसलमान है या कौन नहीं है। जो हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कौसर साहब, फिर ये लोग क्यों इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर लोगों को भड़काते हैं, इस तरह के बयानबाजी करते हैं और देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं? एक तरीके से पूरी तरह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर जो है वो अपना आधार बढ़ाएगा तो अपने ही समाज में जाकर के आधार बढ़ाएगा और अपने ही समाज का नाम लेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो मुसलमानों के बीच में जाकर के बात किसी दूसरे धर्म की करे और अपने लोगों को इकट्ठा करे। तो जाहिर सी बात है वो इस्लाम का नाम लेकर के ही और जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपने जैसा फॉलोअर्स बनाएंगे।
तो जो है कौसर साहब, इस मुद्दे पर जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानकारी आपने दी है, हमें उम्मीद है कि जो है दर्शकों ने उस जानकारी से बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन पाकिस्तान का जो संगठन है तहरीक लब्बैक, उसका हिंदुस्तान में मुखिया है सलमान अजहरी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों है और हिंदुस्तान के शासन प्रशासन ने आखिर ऐसा होने क्यों दिया? और जो जिस तरह की बयानबाजी सलमान अजहरी करता है उस तरह वो आप सुनते ही हैं लगातार, और अब एटीएस के शिकंजे में है, 2 दिन की जो है कस्टडी भी कोर्ट ने दी है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, सरकार को भी सोचना होगा, इस तरीके के जो लोग हैं जो एक समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए कभी भी किसी भी वक्त खतरा बन सकते हैं, पाकिस्तान की परस्ती करते हैं, पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन लोगों का खासा ध्यान रखा जाए कि इस तरह की बयानबाजी आइंदा भविष्य में ना हो। कौसर साहब, आपका एक बार बहुत बहुत फिर जो है धन्यवाद। आपको ये खबर कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।